उस पार्टनर ने हमें क्यों छोड़ा? सर हमारी तरफ से तो कोई कमी रही नहीं, हम तो हमेशा चाहते थे कि वो पार्टनर हमारे साथ रहे, लेकिन सर ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि उस पार्टनर ने हमें छोड़ दिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि इस सवाल का जवाब आज तक कोई तलाश ही नहीं कर पाया। हर पार्टनर चाहता है कि यार मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा क्यों है। वहीं पर जो बंदा 20 साल तक रिलेशनशिप में है, वहीं पर जो बंदा 2 साल से रिलेशनशिप में है, वहीं पर जो बंदा 3 महीने से रिलेशनशिप में है, उन सभी लोगों को इस सवाल का जवाब कभी मिल ही नहीं पाया, इस क्वेश्चन का आंसर कभी मिल ही नहीं पाया कि मुझे छोड़ा क्यों गया है। आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब दिया जाएगा और सच में 100% आपको जवाब दिया जाएगा। मैं इस वीडियो में वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो साइकोलॉजिकल का है, जो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से मनगढ़ंत कहानी लेकर आया हूँ या मेरे पास कोई पोटली रखी हुई थी मैंने आपके सामने खोल दी। मैं ओरिजिनल चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं जिनसे आप सच में आइडिया लगा लो कि हाँ उस इंसान ने हमें क्यों छोड़ा था, वो इंसान हमें छोड़कर क्यों गया था और अपनी ज़िंदगी में जाकर खुश क्यों हुआ है। ये चीज़ भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा और एक एक पॉइंट के साथ बताऊँगा। मैंने हमेशा आपको बताया है कि सामने वाला जब हमें छोड़कर जाता है तो इसलिए जाता है उसकी अपनी नीड होती है, जैसे फिजिकल नीड होती है, जैसे इमोशनल नीड होती है, या फिर कई बार फाइनेंशियल नीड भी होती है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आई हैं जिनमें फाइनेंशियल नीड के कारण सामने वाला इंसान छोड़कर गया है। और जब फाइनेंशियल नीड के कारण सामने वाला इंसान छोड़कर गया है तो बड़ी कमाल की बात है कि हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान हमें क्यों इस तरीके से छोड़कर जाता है और क्यों इस तरीके से हमें बर्बाद करता है। बड़ी दुख की बात है और बड़ी दुख की घटना है कि लोग नहीं समझना चाहते हैं, लोग नहीं जानना चाहते हैं और दर्द और ज़्यादा गहरा होता है और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। हमें पता नहीं लगता है जब तक किसी इमोशनल अटैचमेंट की कोई भी टेक्निक सही से यूज नहीं की जाती तो रिश्ता बिगड़ता चला जाता है और रिश्ते को बिगड़ने में ज़्यादा समय लगता नहीं, लेकिन सुधारने में बड़ा समय लग जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सामने वाले इंसान को अगर वो आपको छोड़कर गया है और आपके पास एक क्वेश्चन छोड़कर गया है तो उसको सज़ा कैसे देनी है, उसको एहसास कैसे कराना है, उसको एहसास कराएं और कराने के बाद आपके पास उसको कैसे रखना है। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। एक स्टोरी बताई जाएगी जिस स्टोरी में आपको बताया जाएगा अगर आपकी स्टोरी आपकी लाइफ उस स्टोरी पर मैच खाएगी तो आपको टोटल एक्टिविटी वैसी ही करनी है जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात, एक टेक्निक बताई जाएगी, वो टेक्निक आपको उस स्टोरी के आधार पर फिट करनी है। तीसरी बात, इमोशनल अटैचमेंट क्यों होता है और सामने वाला इंसान हमें छोड़कर क्यों जाता है, ये चीज़ें सब इस वीडियो में बताई जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कोई भी उलझन नहीं रहेगी, अपने पार्टनर के प्रति कोई उलझन नहीं रहेगी। रिलेशनशिप की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप सही से देखोगे तब चीज़ें हो पाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक कराइए और आप मुझसे बात करिए। बेहतर से बेहतर आपको गाइडेंस देने की कोशिश की जाएगी, यानी बेहतर से बेहतर काउंसलिंग आपको देने की कोशिश की जाएगी और 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कई बार ऐसा होता है जिन रिश्तों को हम छोड़कर एक थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ जाते हैं, जिन रिश्तों में हम घुटन भरी जिंदगी को महसूस करते हैं और हम सोचते हैं कि एक थर्ड पर्सन आएगा, यानी जिसके साथ हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो इंसान आने के बाद हमें और ज़्यादा हर्ट कर देता है और ज़्यादा हमारी लाइफ को खोखली कर देता है और ज़्यादा हमें अकेला कर देता है। उस सिचुएशन में हमें लगता है कि हम क्या करें। वो बार बार हमें टॉर्चर करता है, वो बार बार हमें ब्लैकमेल करता है, वो बार बार हमें बोलता है कि नहीं रहना तेरे साथ। जिन खुशियों को छोड़कर हम खुशियों की तलाश में गए थे, जिस दर्द को छोड़कर हम खुशियों की तलाश में गए थे, आज वो दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा है, आज वो दर्द और ज़्यादा हमें हर्ट करने लगा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मैंने आपको सीधा रास्ता बताया है, बहुत आसान रास्ता बताया है कि आप काउंसलिंग कराइए और काउंसलिंग से 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कोई जादू टोने से नहीं बता रहा हूं। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना ब्रदर, अगर आपको कोई जादू टोने की उम्मीद है
या फिर आपको कोई ज्योतिषी विद्या की उम्मीद है और आप मुझसे बात करके उन सब चीज़ों को सॉल्यूशन पा सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमें ये बताइए कि क्या सामने वाले इंसान के ऊपर कोई जादू टोना हो रहा है, क्या किसी ने कुछ करवा रखा है क्या। नहीं भैया, मुझसे इस तरीके की उम्मीद मत रखिए। मुझसे केवल और केवल अगर आप रिलेशनशिप को सही सुधारना यानी सही करना चाहते हैं, ओनली साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रीजन के कारण, और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, और उससे 100 to 100% आपका रिश्ता सही भी हो जाता है और परमानेंट होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए सब कुछ सही होगा, परमानेंट सही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और वो बेहतर ट्रिक, वो बेहतर तरीका जिससे आप इस रिश्ते को या और रिश्ते को भी संभाल सकते हैं। ध्यान से सुनना। एक्चुअली मैंने आज आपको बताया है कि कुछ रिश्ते फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी थर्ड पर्सन के साथ आ जाते हैं। कैसे? एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, जिस काउंसलिंग में बताया गया है कि सर जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ इसलिए है कि मैं उसके ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता। मैंने कहा आपने रिलेशनशिप बनाया क्यों है? कि सर एक्चुअली मुझे मेरी वाइफ से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता था। मैंने कहा तो फिर? कि सर इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए मैंने रिलेशनशिप को बनाया था। तो मैंने कहा तो फिर आपको अब दर्द क्यों हो रहा है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं? कि सर दर्द नहीं हो रहा है, इमोशनल सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, वो पैसा तो पूरा ले जाए, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। वो पैसा आती है ले जाती है, लेकिन मुझे इमोशनल सपोर्ट भी तो करे ना। मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कि सर सबसे बड़ी बात यह है, ना तो वो मुझे इमोशनली सपोर्ट करती है ना फिजिकली सपोर्ट करती है। पहले सब चीज़ें करती थी। पहले जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई, मेरी एक एक बात को मानती थी, मेरे एक एक प्रॉब्लम को सुनती थी और मुझे कंटिन्यू टाइम देती थी। लेकिन आज की कंडीशन क्या आ गई है, ना तो इस रिश्ते में दर्द बचा है, न इस रिश्ते में प्रेम बचा है, और ना इस रिश्ते में कोई भी खुशी बची है। हम बस टूट चुके हैं, और इस तरीके से टूट चुके हैं जो ना तो मेरे पास है और ना सामने वाले इंसान के पास है। दर्द में जी रहे हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि उसने कहा कि सर एक्चुअली वो जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है उसको केवल और केवल मुझसे फाइनेंशियल अटैचमेंट है और मुझे उससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया। अब एज की बात करिए, एज जो सामने वाले की थी वो थी 55 और लेडीज की जो एज थी वो 42। अब 42 तक तो सीमित है, लेकिन यहीं पर जो फाइनेंशियल अटैचमेंट बना है वो इतना गहरा बना है। ये एक बिजनेसमैन है, बहुत बेहतर बिजनेसमैन, और ये थोड़ा पारिवारिक रूप से थोड़ी वीक है, फाइनेंशियल बड़ी इशू है, और इसका रिलेशनशिप ऐसे बना है, ये एक्चुअली कोर्ट में है। ये बंदा जो है ये एक वकील है, समझे, एडवोकेट है, और ये इसके पास किसी केस को लेकर गई थी क्लाइंट के तौर पर। और जब क्लाइंट के तौर पर ये इसके पास गई तो चीज़ें बनने की बजाय इसने सोचा रे यार थोड़ी गरीब महिला है और उसको थोड़ी हेल्प कर दी जाए। लेकिन हेल्प करने की कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसको डेली हेल्प चाहने लगी, 1,000, 2,000, 10,000। ये कहता है कि सर फिजिकल तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल मैं इसको कभी मना नहीं करता, लेकिन सर ये इमोशनल मुझे सपोर्ट नहीं करती है। रात दिन पहले कॉल लगाने वाली लड़की, रात दिन लेडीज डेली मुझे कॉल लगाती थी, लेकिन आज की कंडीशन क्या है सर, ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने कहा बात नहीं करना चाहती? हाँ सर नहीं करना चाहती। ये मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहती। मैंने कहा तो फिर क्या होगा? कि सर ध्यान देना वो काम आप बिलीव कुछ भी कर रखे, रास्ता बताइए मुझे, नहीं मुझे रास्ता मिल रहा है। मैंने कहा सब चीज़ें ये आपकी वजह से हुई है। आप जितना जिसको परोसोगे, अगर खाने वाला है तो खा जाएगा और नहीं खाने वाला है तो आपको मना भी कर सकता है, ज़्यादा समझदार है तो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है प्यार में तब जब हम सामने वाले इंसान को अपने से ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। अवेलेबल रहने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जितने भी रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है अवेलेबल रहने में, जितने भी रिश्तों में दिक्कत आ रही है अवेलेबल रहने में, जिन भी रिश्तों में ठेस लग रही है, जिन रिश्तों में आज अकेलापन है, अवेलेबल रहने में। यहाँ भी यही हुआ।
ये जब भी महिला इसको बोलती थी कि मुझे 10,000 चाहिए, तुरंत डाल देता था। जब ये कहती थी मुझे 5,000 चाहिए, तुरंत डाल देता था। जब इसको नीड होती थी किसी शॉपिंग की तो सेकंडों में ले जाता था। जब इसको किसी कहीं पर घूमकर जाने मतलब घूमने के लिए जाने की नीड होती थी, तुरंत ले जाता था। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिस घटना के बारे में दोनों में दूरियां बन गई। ये जो बंदा है, इसके बिजनेस में यानी इसके प्रोफेशन में थोड़ी दिक्कत आई, फैमिली से दिक्कत हो गई। दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई, और फैमिली में जब प्रॉब्लम आई तो चीज़ें बिगड़ने लगी। ये लेडीज कहने लगी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसने बता, जो मुझसे काउंसलिंग रहा था, कि सर मेरे पास आज पैसा नहीं है। जब ये मेरे साथ रहती थी तब मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन आज ये मुझे छोड़ने को मजबूर हो गया। आज ये मुझे कहती तेरे पास है क्या, तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तेरा धंधा क्या है, तेरी चौपट हो, फलाना ढिमका, 100 चीज़ें ये कहती है सर मुझे। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने इसको क्या खुशी प्रोवाइड नहीं कराई, मैंने इसको कैसे प्यार नहीं किया, मैंने क्या इसको अपनी खुशियाँ, मैंने सर एक एक खुशी को इसके ऊपर निछावर किया है। मैंने एक एक दर्द को इसके सामने छल्ली करके रखा है, मैंने सीने को छल्ली करके इसके सामने रख दिया है। मैंने अपने जितनी खुशी थी मेरे पास वो सब इसके ऊपर न्यौछावर कर दी है। लेकिन आज ये महिला कहती है अरे तेरे पास है क्या। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम किसी इंसान को इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, और इमोशनल सपोर्ट देने में फाइनेंशियल भी हम उसको सपोर्ट करते हैं। हमें तो इमोशनल अटैचमेंट चाहिए और उसको फाइनेंशियल अटैचमेंट चाहिए, और जिस इंसान को फाइनेंशियल अटैचमेंट चाहिए तो वो रिश्ता फाइनेंशियल बना रहा है, वो इमोशनल नहीं बना रहा है। अंतर दोनों में आ गया है। अब मैंने मुझसे उस बंदे ने पूछा कि सर मुझे एक बात बस ये बताइए कि वो बंदा यानी वो लेडीज मुझसे दूर क्यों जा रही है। मैंने कहा उसमें 100 to 100% आपकी गलती है। मैंने कहा कैसे। उसने पूछा कि सर मुझे ये तो बताइए कि सर कैसे मेरी गलती है, मैंने क्या उसके लिए नहीं किया है, मैंने कौन सा उसको प्यार नहीं दिया, मैंने कौन सी उसको खुशी नहीं दी, मैंने कौन से दर्द में उसका साथ नहीं दिया है। मैंने कहा आपने दर्द में भी साथ दिया है, अपनी खुशी में भी साथ दिया है, और उसके चिंता को, उसके धोखे के, उसके प्यार को, हर चीज को समझाया आपने। उसने कहा तो फिर सर करूं क्या मैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो रिश्ता बनाया है ऑलरेडी आपने इसको फाइनेंशियल बना दिया है पहले ही। अब उसको जिस चीज की नीड थी तो आप थोड़ा कट ऑफ भी कर सकते नहीं था। अगर आपने 10 मांगे उसने 10 डाल दिया, आप ये भी तो कह सकते थे कि मैं 5 डालूंगा, आप ये भी तो कह सकते तो मैं 2,000 डालूंगा, आप ये भी तो कह सकते थे मैं 100 रुपये डालूंगा। यानी आपने जिस रिश्ते को बना है उस रिश्ते को आपने फाइनेंशियल बना दिया है। अब जो नीड थी उसको वही पूरी कर रही है। आप देते जा रहे हैं वो लेती जा रहे हैं, आप देते जा रहे हैं वो लेती जा रही है। आपको हर्ट भी हो रहा है लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं। आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, आपको मिल रहा है बस दर्द और चिंता और परेशानी। और जब इंसान को दर्द, चिंता और परेशानी मिलनी शुरू हो जाती है तो रिश्ते को लात मारना बेहतर होता है। देखो हम रिलेशनशिप बनाते क्यों हैं? हम रिलेशनशिप इसलिए बनाते हैं ताकि हमें खुशी मिले, ताकि हमें प्रेम मिले, ताकि हमें सामने वाला इंसान पूरे तरीके से गाइडेंस दे और हमें एहसास हो कि सच में यार प्रेम है दुनिया में, प्रेम से बेहतर कुछ है नहीं दुनिया में। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूं, जिंदगी में आपको वो चीजें नहीं पता लगेंगी जो चीजें आप यहां से ले लेंगे। नहीं समझे? जब फाइनेंशियल अटैचमेंट होता है तो लोग बस फाइनेंशियली जुड़ते हैं, इमोशनल नहीं जुड़ते। हमेशा कोशिश करें किसी भी रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट को सबसे ऊपर पे रखें, उसका पायदान ऊपर होना चाहिए। अगर आप फिजिकल अटैचमेंट में हो तो फिजिकल आप पूरी दुनिया में कहीं से भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। एक बार नहीं 10 बार लीजिए, 50 बार लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। यहां पर दूसरी बात, फाइनेंशियल अटैचमेंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, अगर नहीं भी है, आप इधर उधर से उधार ले लोगे, लेकिन आप इमोशनल अटैचमेंट को आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से नहीं बना सकते और अनजान व्यक्ति को अपनी चीजों को शेयर नहीं कर सकते। नहीं यहां समझ में भी। अब मैं बताता हूं, यहां पर जरूरी है इमोशनल अटैचमेंट को डेवलप करना। नहीं कर पाए हैं तो बनाइए, बनाइए और बनाइए और बनाते जाइए। जब तक आप इमोशनल अटैचमेंट को नहीं बना पाएंगे तब तक रिश्ते को आप नहीं रोक पाएंगे।
जब तक रिश्ते में आप नहीं टिक पाएंगे तब तक आप इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाएंगे। सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है आपको इमोशनल अटैचमेंट की। अब होता क्यों है कि लोग हमारे साथ चीटिंग क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसे सवालों पे क्यों छोड़कर जाते हैं कि आपने सब कुछ मेरे साथ बुरा किया है। देखो, जहां पर अपनी स्वार्थ होता है, यानी अपना स्वार्थ होता है, अपनी नीड होती है, तो हम दूसरे इंसान के ऊपर एक आरोप लगाते थे, एक आरोप मढ़ देते हैं कि भैया सारी गलती तेरी है। जब हम पकड़े जाते हैं, अभी किसी चोर से अगर आप पूछेंगे, अगर वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया कि यार तू ये चोरी क्यों करता है, क्यों तूने चोरी की है, तो तुरंत कहेगा अरे यार मेरे पास बहुत मजबूरी है सर, मैं बहुत मजबूरी से जूझ रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी मजबूरी से लड़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं सब कुछ मजबूरी में कर रहा हूँ। अगर ये जनता मुझे कुछ देती खाने को तो मैं चोरी ना करता, अगर मेरी फैमिली वाले मुझे कुछ देते तो मैं चोरी ना करता, अगर मेरे परिवार वाले मुझे सही से समझते तो मैं चोरी ना करता। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, क्या सच में इसके परिवार वालों की गलती होगी? क्या सच में जनता की गलती होगी? जनता की गलती नहीं, परिवार की गलती नहीं, इस इंसान की गलती है, अपनी खुद की। अब आप कहेंगे सर कैसे? वो मैं बताता हूं कैसे गलती है। वो गलती ऐसे है कि एक बात बताइए, जितने लोग घर से निकाले गए हैं क्या सब चोरी ही कर रहे हैं? जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है क्या वो सब लोग चोरी ही कर रहे हैं? जिन लोगों को हर्ट किया गया है वो सब लोग चोरी ही कर रहे हैं? ये केवल सेटिस्फाई अपने आप को कर रहा है, अपने आप को बस ये दिखा रहा है कि मैं संतुष्ट हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अपनी संतुष्टि के लिए रिश्ते में है, ये अपनी संतुष्टि के लिए चोरी कर रहा है, किसी दूसरे की संतुष्टि के लिए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर चोर को आप पकड़ लोगे वो तो सीधा कहेगा, वो सुना है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आप उसको पकड़ लोगे और कुछ गलत करते हुए पकड़ लोगे तो वो सीधा कहेगा अरे मुझसे गलती नहीं हुई है, ये गलती आपकी है। नहीं समझे? अभी मैं एक व्यक्ति के बारे में, एक मेरे पास लड़की आती है जॉब करने के लिए, और मैंने उसको कहा कि ये चीज़ें गलत हैं। एक व्यक्ति, एक महापुरुष के बारे में वो कह रही थी, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और उसने कहा कि सर ये जो इंसान है, मैं जानता हूँ गलत है, सारी दुनिया भी उसको जानती है। उसने कहा कि इसने बड़ा गलत किया है। एक व्यक्ति है, थोड़ा महान सा है और उसको सब लोग जानते भी हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि सर इसने गलत तो किया है लेकिन ये बड़ा महान व्यक्ति है। मैंने कहा आपने इसकी महानता को पढ़ा है? कि महानता को नहीं सर, मैं इसको अपना आइडियल मानता हूँ। मैंने कहा कैसे भैया? मैंने कहा कैसे आप आइडियल मानते हैं? कि सर आइडियल मैं इसलिए मानती हूँ कि इसने कभी किसी स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया है। मैंने कहा कैसा? कि ना तो इसने किसी को छुआ है। मैंने कहा छुआ तो नहीं है, समझ रहे? मैंने कहा कि छुआ तो नहीं है लेकिन छूने जैसा कृत्य तो करा है ना, वो भी गुनाह है। कि हाँ सर गुनाह है। मैं एक मूवी को देख रहा था, मैंने उस मूवी का एग्जाम्पल उसको दिया है, और जो मूवी का एग्जाम्पल मैंने उसको दिया तो मूवी में दिखाया गया था एक व्यक्ति होता है जो एक संत के रूप में होता है, और संत के रूप में वो एक लड़की के साथ थोड़ा गलत कृत्य करता है, उसके साथ छेड़खानी कर देता है। तो होता यह है कि जब उसको सजा दी जाती है और सजा सुनाई जाती है तो कुछ जो वकील होता है, एक वकील होता है, वो वकील उसको सही ठहरा देता है। लेकिन जो दूसरी पार्टी का वकील होता है वो उसको कहता है कि देखिए मैं मानता हूं इसका गुनाह नहीं है, लेकिन सर गुनाह नहीं इसने किया है, इसने पाप नहीं किया, इसने महापाप किया है। तो जज ने कहा कि महापाप कैसे किया है इसने? कि सच में सर इसने महापाप किया है। कि कैसे? कि देखो अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ गलत कर देता है तो कहते हैं अरे भैया कर दिया, इसने कर दिया होगा, और करते हैं लोग, गलत है कर देते हैं। लेकिन सर इसने गलत नहीं किया है, इसने इंसानियत के साथ गलत किया है। इसने जिस व्यक्ति के रूप में, यानी जिस इसने रूप में आकर, जिस इसने मतलब एक पहनावे को पहनकर इसने गलत किया है, वो पूरी मानवता को इसने कलंकित किया है, और पूरी मानवता को कलंकित किया है। तो सजा का प्रावधान, तो सजा तो मिलनी चाहिए ना इसने, तो इसको तो सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सच में एक व्यक्ति के रूप में, कैसे आम इंसान के रूप में कुछ गलत करता तो मैं मान लेता, चलो ठीक है, लेकिन इसने सारी मानवता को कलंकित किया है। और मानवता को कलंकित करने में भी, और मैंने उसको समझा कि ऐसा नहीं तो ऐसा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर भी उस लड़की ने कहा कि नहीं नहीं वो सही सही सर,
वो सही है, समझ रहे? फिर भी उसने कहा कि वो सही है भैया। अब मैं वही आपको पूछना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति की नजरों में आप गलत हैं तो गलत है, चाहे आप उसके सामने अपना कलेजा निकाल कर रख देना। ऐसे व्यक्तियों के सामने अगर आप अपनी सफाई देना चाह रहे हैं तो सफाई देकर अपना समय खराब ना करें, अपनी बातें खराब ना करें, अपने शब्दों को खराब ना करें। जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आपका जीवन है उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार किसी को समझाने की चेष्टा ना करें, बार बार किसी को ऑर्डर देने की कोशिश ना करें, वो आपसे बुरा बन जाएगा। बार बार किसी के जीवन को बार बार टोकने की कोशिश ना करें, बार बार बहस करने की कोशिश ना करें। नहीं, केवल एक ही रास्ता है खुद पर फोकस करना, केवल एक ही रास्ता है फिजिकली रूप से अपने आप को स्ट्रोंग करना, केवल एक ही रास्ता है इमोशनल रूप से अपने आप को स्ट्रोंग करना। जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रोंग होता है, भैया मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं तो उनको कोई हरा नहीं पाता। शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना लेना, नहीं हरा सकते आप उसको। मैं सच कह रहा हूं, आपने देखा हो बहुत सारे लोगों को, आप उनको चाहते हुए भी नहीं हरा सकते किसी भी हथियार से, क्योंकि वो वीक नहीं होते हैं। उनको आप रुलाओगे वो रोएंगे नहीं। और सबसे बड़ी हार होती है रोना, सबसे बड़ा दर्द होता है रोना। आया समझ में? अब थोड़ी बात और ध्यान से सुनना। अगर आप एज से थोड़ा पता लग जाएगा आपको कि इमोशनल अटैचमेंट में लोग क्यों आते हैं और फिजिकल अटैचमेंट में क्यों आते हैं, और क्यों लोग रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। हम लोग जब रिश्तों को बनाते हैं एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बड़ी बारीक बात है, बड़ी डीपली बात है, जिसको आप गहराई तक लेकर जाएंगे तो आपको सही पता लगेगा। जब तक आप पानी की गहराई में नहीं जाएंगे तो उसके स्तर को नहीं नाप सकते, उसके लेवल को नहीं नाप सकते। वैसे ही मैं जो आपको गहराई की बात बताने वाला हूं वो बड़ी गहरी है। जब हम किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसके जीवन को इतना आसानी से नहीं नाप सकते, उसके दर्द को इतनी आसानी से नहीं नाप सकते। उसकी तरह रोना पड़ेगा, उसकी तरह खेलना पड़ेगा, उसकी तरह खाना पड़ेगा, यानी उसके साथ हमें अपना जीवन बिताना पड़ेगा कुछ। समझ रहे? अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो भैया रिश्ते आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने आप को संभालना है। लोगों को संभालना बंद कर दीजिए, लोगों पर तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और रही पार्टनर की बात, कहेंगे सर मैं तो पार्टनर को समझा लूंगा, नहीं समझा पाएंगे। समझा सकते हैं केवल और केवल एक तरीका होता है जिससे आप अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। अगर आप अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ले गए तो सुन लीजिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, जिस दिन आपकी तरक्की हो जाएगी उस दिन आपको पार्टनर को समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं सही हूं। उस दिन आपको अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताना पड़ेगा दुनिया को कि मेरा रिश्ता इससे है। लोग अपने आप बता देंगे कि हमारा रिश्ता इससे है। भैया आपको उजागर नहीं करना पड़ेगा, आपको बातें नहीं बतानी पड़ेगी कि भैया ऐसा ऐसा है। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते, और ज़्यादा होशियार बनेंगे तो रिश्ते को खो देंगे। मैंने बड़े सीरियस से सीरियस रिश्ते देखे हैं, और कुछ टाइम के बाद आप डोमिनेटेड भी हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद आप इमोशनल भी हो जाएंगे। एज में बड़ी दिक्कत आती है, मैंने पहले भी बताया, वो सुन लीजिए पहले। एक्चुअली हम रिश्ते बनाने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, भारी मिस्टेक जिसको बोलते हैं ना, भारी मिस्टेक हो गया। हम क्या करते हैं, हमारी एज तो होती है 30 और हम एक 22 साल की लड़की से रिलेशनशिप बना लेते हैं। हमारी एज तो होती है 40 और हम एक 30 साल की लड़की से रिलेशनशिप बना लेते हैं। और हमारी एज होती है 50 और हम एक 32 साल की लड़की से रिलेशनशिप बना लेते हैं। वहीं पर आप थोड़ा उल्टा आ जाइए, अगर हम मेल है या फीमेल है, और मेरे पास एक इस तरीके की काउंसलिंग आई है कि सर जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझसे 10 साल छोटा है, और सर आज वो अपने आप को स्ट्रोंग कर चुका हूँ, मैं रो रही हूँ उसकी यादों में, मैं तड़प रही हूँ उसकी यादों में, मैं रोती हूँ रात दिन उसकी यादों में। मैंने कहा क्यों भाई? कि सर उसकी एज 22 है और मेरी एज 36 है, और सर मुझे उसने बहुत फिजिकली सपोर्ट किया है, मुझे उसका फिजिकल बहुत अट्रैक्ट करता है, और सर मैं उससे इमोशनल अटैचमेंट में आ गई हूँ।
सर मैंने उसके ऊपर बड़ा पैसा भी खर्च किया है, उसको जो नीड हुई मैंने दे दिया, जो उसको ज़रूरत थी मैंने दे दिया, जो उसको ज़रूरत पड़ी मैंने दे दिया। यानी सर मैंने उसको फिजिकल सपोर्ट किया है, मैंने उसको इमोशनल सपोर्ट किया है और मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। लेकिन सर उसने मुझे ना तो फिजिकली सपोर्ट किया है, ना उसने फिजिकली तो थोड़ा उसने सपोर्ट किया है, ना तो उसने इमोशनल मुझे सपोर्ट किया है, ना फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट किया। लेकिन सर उलझने कहाँ आ गई है? उलझने यहाँ आ गई है, अब वो अपने आप को स्ट्रोंग कर चुका है, मैं तड़प रही हूँ। मैंने कहा बात आपकी सही है, लेकिन गलती आपने की है या किसी और ने की है? आपको समझना चाहिए था कि 20 से 30 के बीच में लोगों को फिजिकल अटैचमेंट होता है और 30 प्लस ज़्यादातर फाइनेंशियल अटैचमेंट होता है 40 तक। लेकिन कुछ लोग इमोशनल अटैचमेंट में भी आ जाते हैं इस एज में। अगर थोड़ा उल्टा चल जाए तो अगर आपको किसी से रिलेशनशिप बनाना है तो भैया मेरी बात को थोड़ा डीपली सुन लेना। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया क्या होता है फिर। अगर आपको किसी से रिलेशनशिप बनाना है तो अगर आप 36 के हो तो जब मान लेना भैया सामने वाला 32 तो चल जाएगा, 24 नहीं चलेगा। अगर आप 55 के हैं तो 45 का तो चल जाएगा और 35 का नहीं चलेगा। यही तो रीज़न होता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप रोते हैं, फिर आप चिल्लाते हैं, अरे सर हमारे साथ तो ये हो गया, हमें तो लूट कर चला गया, हमें तो सारा लूट गया है। यही तो गलती है, यही तो सवाल का जवाब है। मैंने आपको बताया है कि सवाल का जवाब क्या है। यानी हम लोग अपनी स्वार्थ की वजह से, अपने लालच की वजह से किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये सवाल का जवाब अब तक आपको नहीं मिला तो भैया समझ लेना सब कुछ अपने स्वार्थ की वजह से हुआ, आपकी गलती से कुछ नहीं हुआ। आप अपनी जगह सही है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं अब की बार बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और लाऊंगा भी ब्रदर। नमस्कार दोस्तों।